नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज अमेरिका पर बर्फीले तूफान की वजह से बर्फबारी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान पर आफत आ गई। दिल्ली में एमसीडी एक बार फिर अखाड़े में बदल गई जब वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में मारपीट शुरू हो गई। यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर पुतिन ने ऐलान किया कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल सरमात बहुत जल्द तैयार कर लेंगे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर आतंकियों के मददगार पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोल दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि यह तूफान अमेरिका के इन राज्यों को बर्बाद कर सकता है। इन राज्यों में कैलिफोर्निया, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और न्यू हैम्पशायर जैसे 29 राज्य शामिल हैं। आने वाले कुछ घंटे अमेरिका के लॉस एंजलिस पर सबसे ज्यादा भारी हो सकते हैं, क्योंकि वहां 1989 के बाद पहली बार खतरनाक बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया। लॉस एंजलिस में अगले 24 घंटे में इतनी बर्फबारी हो सकती है कि लोग घरों में बंद हो जाएंगे। अगर कोई घर से निकल गया तो वो रास्ते में फंस सकता है। यही नहीं, ठंड इस हद तक बढ़ सकती है कि बाहर निकलने वालों की जान भी जा सकती है, क्योंकि तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अमेरिका पर ऐसी मुसीबत इसलिए आई क्योंकि एक बेहद ताकतवर बर्फीला तूफान अमेरिका से टकराया है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से अमेरिका के अलग अलग इलाकों की ओर बढ़ रहा है। और यह बर्फीला तूफान जहां से भी गुजरता है वहां सब ठंडा हो जाता है, लोगों का खून जमने लगता है, सड़क पर मौत की मोटी सफेद चादर बिछ जाती है, जो कहने को तो बर्फ है लेकिन हकीकत में यह जीते जागते इंसान को मारने के लिए काफी है। क्योंकि अमेरिका में इस बार मामूली बर्फबारी नहीं हो रही, बल्कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, जिससे धीरे धीरे अमेरिका के आधे से ज्यादा राज्यों में लोग घरों में बंद हो जाएंगे। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि इस तूफान की वजह से कई इलाकों में कई फीट तक बर्फ जम जाएगी, जो अगले कुछ घंटों तक नहीं बल्कि कई दिनों तक नहीं पिघलेगी। मिनेसोटा में तो ऐसी तस्वीरें आनी शुरू भी हो गईं, जहां कई फीट मोटी बर्फ की चादर ने सड़क पर ऐसा डेरा जमाया मानो वो कभी पिघलेगी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि लोग जान पर खेलकर बर्फीले तूफान के बीच इस चादर को काटते नजर आए। तूफान में फंसी एक गाड़ी को जैसे तैसे निकाला गया। लेकिन फिलहाल अमेरिका के 29 राज्यों में रहने वाले करीब 7.5 करोड़ लोगों की इस मुसीबत का हल निकलता नजर नहीं आ रहा, और आने वाले समय में खतरा घटने का नहीं बल्कि बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में कई दिनों तक बर्फबारी होगी और 3 से 5 फीट मोटी बर्फ की चादर जम जाएगी, जो अगले कुछ दिनों तक नहीं पिघलेगी, क्योंकि बर्फबारी रुकने के बावजूद पारा गिरता रहेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह होगी प्रशांत महासागर की ओर से चलने वाली तेज ठंडी हवाएं, जिनसे पारा भी गिरेगा और समंदर में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें भी उठेंगी। नौबत यह आ चुकी है कि कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, रेगन, निवाडा, मिशिगन और न्यू हैम्पशायर में रहने वाले करीब 9 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। इसके अलावा पूरे अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 1300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और सड़क पर चलने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया, खासकर ड्राइवरों को, जिन्हें कह दिया गया कि अगर वो सड़क पर निकलें तो अपने जोखिम पर निकलें, क्योंकि सड़कों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ उनका रास्ता रोक देगी और वो कई दिनों तक फंसे रह जाएंगे। अमेरिका के कई शहरों में इस बार ऐसी बर्फ गिर रही है जैसी पिछले कई साल में नहीं गिरी होगी। सैन फ्रांसिस्को में जमी ये बर्फ इसका जीता जागता सबूत है, जहां के लोगों ने पिछले कई सालों में ऐसी बर्फबारी नहीं देखी थी। कुछ ऐसा ही हाल लॉस एंजलिस का भी है, जहां बर्फीला तूफान दिन रात कहर ढा रहा है और धीरे धीरे पूरे के पूरे लॉस एंजलिस को जमाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहां पिछले कई घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 24 घंटों में बर्फीला तूफान पूरे लॉस एंजलिस को सफेद कर देगा, जिससे लोग घरों में कैद हो जाएंगे। तूफान की ये दहशत लोगों के चेहरों पर साफ नजर आई। This is the first time I've seen snow like this, like coming down like this hard. यानी यूक्रेन जंग में उलझे बाइडेन के लिए पुतिन नहीं, मौसम चुनौती खड़ी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के करोड़ों लोगों की मौत के बारे में पुतिन ने अब तक नहीं सोचा होगा, लेकिन बर्फीला तूफान अमेरिका के करोड़ों लोगों की जान आफत में डालने के लिए तैयार है और बिना रुके करोड़ों अमेरिकियों को जमाने के लिए आसमान से हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिका में एक दवा की वजह से लोगों में दहशत मच गई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उस दवा को खाने के बाद इंसान ज़ॉम्बी जैसा बन रहा है। वो दवा इतनी खतरनाक है, उसके असर से लोगों का चेहरा तक सड़ने लग गया है और वो ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लग रहे हैं। लोगों को ज़ॉम्बी बनाने वाली उस दवा का नाम ज़ाइलाज़ीन है।
दावा किया जा रहा है कि इस दवा को खाने के बाद इंसान ज़ॉम्बी बन रहे हैं, या यूं कहें कि इंसान जीते जागते शव में बदल रहे हैं, जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं और लोगों पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह उन्हें मारा नहीं जा सकता। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग भी इस दवा को खा रहे हैं वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगे हैं। इसी वजह से ज़ैलेज़ीन नाम की इस दवा को ज़ॉम्बी बनाने वाली दवा कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसे खाने के बाद लोगों का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगता है, जबकि कई लोगों के शरीर पर इस दवा की वजह से गहरे घाव बन रहे हैं, जिनका इलाज न होने पर उस अंग को काटना तक पड़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस दवा का इस्तेमाल जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब अमेरिका में लोग इसका इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि ज़ैलेज़ीन दवा बेहद ताकतवर और प्रभावशाली है। इसके असर से लोग पहले धीरे धीरे बेसुध होते हैं और फिर उनकी सांसें फूलने लगती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ समय बाद इसे खाने वाला धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है। दूसरे प्रकार के जो नशे के पदार्थ हैं उनकी आदत हो तो उसके लिए लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जो लोग इस दवा को ले रहे हैं उनमें कुछ समय बाद अजीब तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहले तो शरीर पर जख्म उभरते हैं और कुछ समय बाद शरीर का वो हिस्सा सड़ने लगता है, जिसके बाद मरीज की जान बचाने के लिए शरीर के उस अंग को काटना तक पड़ता है। जबकि कुछ लोगों पर इसका असर इससे भी भयानक हो रहा है। इस खतरनाक दवा का इस्तेमाल करने के बाद कई लोगों का चेहरा तक बिगड़ चुका है, क्योंकि इसके असर की वजह से चेहरे का मांस धीरे धीरे गलने लगता है, जिससे लोगों की शक्ल ज़ॉम्बी जैसी दिखने लगती है। मांस गलने की वजह से चेहरे पर हड्डियां उभर आती हैं। मतलब ये कि ज़ैलेज़ीन नाम की ये दवा लोगों को ज़ॉम्बी जैसा बना रही है। बताया गया कि सबसे पहले ये दवा फिलाडेल्फिया में मिली थी। इसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस से होते हुए कई दूसरे शहरों और राज्यों में पहुंच गई। नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने की वजह से इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब इस दवा की वजह से लोग ज़ॉम्बी जैसे बनने लगे, जिससे वहां के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग इस दवा से बीमार हुए लोगों की देखरेख और इलाज में जुटा है। इधर राज्यसभा सांसद और उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर 24 घंटे के अंदर दूसरी बार एफआईआर दर्ज करवाई गई। संजय राउत पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को बदनाम करने का आरोप लगाया गया और महाराष्ट्र के बीड में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक दिन पहले राउत के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में मामला दर्ज करवाया गया था। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दी, जिसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर राउत पर 2 मामले दर्ज करवाए गए। उधर बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे बिहार पहुंचेंगे, इसीलिए वहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। पटना और बेतिया समेत बगहा पुलिस के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वहां अमित शाह के हेलीपैड के आसपास मजबूत बैरिकेडिंग की जाए, साथ ही कार्यक्रम वाली जगह तक चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाए। इस बीच अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के साथ 1 साल से जंग लड़ रहे रूस की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। दावा किया गया कि 1 साल में रूस को जंग में 750 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाने पड़े। इतनी बड़ी रकम है ये, जिसके नुकसान के बारे में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते वक्त सोचा भी नहीं होगा। लेकिन 1 साल में ये पैसे उनके खजाने से भाप की तरह उड़ गए। पुतिन को खबर भी नहीं लगी और उनका खजाना खाली होने की कगार पर आ गया, क्योंकि 1 साल पहले 24 फरवरी के दिन जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो पुतिन ये मानकर चल रहे थे कि जंग तो बस कुछ दिनों की बात है। पुतिन का ये यकीन था कि यूक्रेन को झुकाने में उनकी ताकतवर फौज को ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद इसका ठीक उल्टा हुआ। रूस के देखते ही देखते यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश खुलकर खड़े हो गए। उनकी मदद से यूक्रेन ने पुतिन की सेना को नाकों चने चबवा दिए और कुछ ही दिनों में जंग को खत्म करने का पुतिन का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन एक बार हमला करने के बाद वो अपने पैर पीछे खींचते भी तो कैसे खींचते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिर पूरी दुनिया में उनकी भद्द पिट जाती और पूरी दुनिया में रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली होने के उनके दावे की पोल खुल जाती। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जंग के 1 साल होने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस दौरान रूस को $9 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसमें एयरक्राफ्ट, टैंक, मिसाइलें सब शामिल हैं और ये पिछले साल के रूस के जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है, भारत के जीडीपी से 2.5 गुना। और पुतिन ने यही 750 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रकम जंग की आग में झोंक दी। लेकिन अब तक उन्हें वो हासिल नहीं हुआ जिसका सपना देखकर उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोला था। यूक्रेन को जीतने की जिद में पुतिन की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो 1 साल से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में लड़ रही है। लेकिन यूक्रेन की फौज के आगे उसकी एक नहीं चल रही। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में रूस को थोड़ी राहत मिली। 1 साल में रूस ने यूक्रेन के काफी पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जंग की सूरत नहीं बदली।
यूक्रेन अभी तक डट के लड़ रहा है और रूस इसको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा पाया। क्योंकि पश्चिमी देशों से जेलेंस्की की सेना को लगातार आधुनिक और घातक हथियार मिल रहे हैं, जबकि दावा है कि रूस हथियारों की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ने अब तक की जंग में अपने आधे टैंक गंवा दिए हैं, जिन्हें रूस को सेना की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। लेकिन अमेरिका से मिले हाइमार्स और जैवलिन मिसाइल लॉन्चर जैसे हथियारों ने रूसी टैंकों के परखचे उड़ा दिए। और दावा है कि इन ताकतवर हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों से रूसी फौज को खदेड़ दिया। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज के हथियारों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंग के एक साल में रूस को 6,300 टैंक खोने पड़े, जबकि उसकी 1769 बख्तरबंद गाड़ियां भी जंग की भेंट चढ़ गईं। यही नहीं, यूक्रेन ने एक साल में रूस के 300 फाइटर जेट भी मार गिराए और दावा है कि अब तक जंग में रूस के कुल 1,30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। उधर रूस की सरकार से जुड़े एक रक्षा विशेषज्ञ ने अमेरिका पर हमले का ऐसा प्लान बताया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। रूस के कॉन्स्टेंटिन सिवको नाम के रक्षा विशेषज्ञ ने एक टीवी डिबेट में कहा कि पुतिन को अपनी सबसे घातक मिसाइल अमेरिका के एक शांत पड़े ज्वालामुखी पर मार देनी चाहिए, जिससे वो ज्वालामुखी फट पड़े और लाखों लोगों को अपने लावे में झुलसाकर मार डाले। असल में कंस्टेंटिन सिवको ने अमेरिका के जिस ज्वालामुखी का जिक्र किया उसका नाम येलोस्टोन ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी हजारों साल से शांत पड़ा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक ये बता चुके हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लावा धधक रहा है। और अगर वो सारा लावा एक साथ ज्वालामुखी से बाहर आ गया तो अमेरिका के एक बड़े हिस्से में ऐसी तबाही मचेगी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इसलिए रूस के रक्षा विशेषज्ञ ने टीवी डिबेट के जरिए पुतिन को सलाह दी कि वो अमेरिका के येलोस्टोन ज्वालामुखी को निशाना बनाए, ताकि एक ही झटके में अमेरिका से यूक्रेन की मदद करने का बदला लिया जा सके। रूस के रक्षा विशेषज्ञ ने पुतिन को अमेरिका में टारगेट बताने के अलावा एक खास हथियार के इस्तेमाल की सलाह भी दी, और उस हथियार का नाम सरमात है। ये वो खतरनाक परमाणु मिसाइल है जिसे बाइडेन पुतिन का शैतान कह चुके हैं। असल में सरमात दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे लंबी दूरी तक वार करने वाली परमाणु मिसाइल है। इतना ही नहीं, ये एक साथ कई परमाणु बमों को ले जाने की ताकत भी रखती है और उन्हें अलग अलग टारगेट पर गिरा भी सकती है। इसलिए रूस के रक्षा विशेषज्ञ ने अमेरिका के ज्वालामुखी पर हमले के लिए पुतिन को शैतान यानी सरमात मिसाइल का नाम सुझाया, ताकि इससे परमाणु बम दागकर येलोस्टोन ज्वालामुखी में विस्फोट करवाया जा सके। असल में येलोस्टोन ज्वालामुखी को धरती के नीचे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में एक माना जाता है, और वैज्ञानिकों का दावा है कि यह ज्वालामुखी धरती के अंदर 70 किलोमीटर लंबे और 45 किलोमीटर चौड़े इलाके में फैला हुआ है। अगर इस ज्वालामुखी पर परमाणु हमला हुआ तो फिर इसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा और इसका लावा कई गुना तेज रफ्तार से बाहर निकलेगा, जिसका मतलब यह है कि अगर परमाणु बम के हमले से येलोस्टोन ज्वालामुखी फटा तो अमेरिका के कई शहर, गांव और जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। रूस के रक्षा विशेषज्ञ का तो यहां तक दावा है कि उसके प्लान के हिसाब से हमला किया गया तो अमेरिका से लाखों लोगों का नामो निशान तक मिट जाएगा। अगर पुतिन ने सच में इस तरीके का हमला किया तो मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी विनाशलीला होगी। हालांकि यूक्रेन की मदद पर पुतिन कई बार अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सरमात मिसाइल के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया। इधर यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरा होने पर पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमात 2 को जल्द तैनात करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गईं। क्योंकि ये पुतिन की वो मिसाइल है जो अगर एक बार चल जाए तो फिर भयंकर तबाही से कोई नहीं बचा सकता। रूस कई बार इस हथियार से अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बार तो पुतिन ने खुलकर कह दिया कि इस साल के अंत तक सरमात 2 मिसाइल को उनकी सेना में तैनात कर दिया जाएगा, यानी तब यह घातक मिसाइल अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। पुतिन के इसी ऐलान ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों में परमाणु युद्ध की दहशत फैला दी है, क्योंकि इन देशों को भी पता है कि उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। यही वजह है कि पश्चिमी देश इस मिसाइल को शैतान कहते हैं। और रूस तो ये दावा भी करता है कि इस मिसाइल के एक प्रहार से ही ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है, जो किसी भी देश को डराने के लिए काफी है। रूस का दावा है कि सरमात 2 मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक वार कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बमों को दाग सकती है। इस बीच युद्ध के एक साल पूरा होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ ज्यादा ताकत से लड़ने का ऐलान किया। अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए जेलेंस्की ने कीव में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें संबोधित किया और यूक्रेन युद्ध में उनके जज्बे को सलाम करते हुए जीत का भरोसा जताया। साथ ही जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा कि इस साल के आखिर तक रूस की सेना को यूक्रेन से बाहर खदेड़ दिया जाएगा।
कीव में आयोजित इस कार्यक्रम के अलावा जेलेंस्की ने युद्ध के 1 साल पूरा होने के मौके पर अपने देश को भी संबोधित किया। इस संबोधन में भी जेलेंस्की ने देशवासियों को भरोसा दिया कि उनकी सेना युद्ध को जीतने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन में हमले तेज करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर हथियारों की सप्लाई न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब यूक्रेन से निकल जाएगी क्योंकि उसके लड़ाकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं। इस खबर से जेलेंस्की भी खुश हो गए थे क्योंकि वैगनर ग्रुप ने जब से यूक्रेन में मोर्चा संभाला है तभी से वो जेलेंस्की की फौज के लिए काल बन चुका है। उसके लड़ाके, जिन्हें पूरी दुनिया में दुश्मनों का बेरहमी से कत्ल करने के लिए जाना जाता है, उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा करने में रूसी सेना की पूरी मदद की। लेकिन हाल ही में वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर यह आरोप लगा दिया था कि उन्हें गोला बारूद की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद खबर यह सामने आई थी कि पुतिन अपनी इस प्राइवेट आर्मी से बेहद नाराज थे क्योंकि इसके लड़ाकों की मौजूदगी के बावजूद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के कई इलाके पुतिन के हाथ से फिसल गए थे, जिसकी वजह से पुतिन इतना भड़क गए थे कि उन्होंने वैगनर ग्रुप से दूरी बना ली थी। पश्चिमी मीडिया ने तो यह भी दावा किया था कि पुतिन इस ग्रुप का नाम तक सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि अब वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने ही साफ कर दिया कि उन्हें रूसी सेना से पूरी मदद मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में हमले तेज करने की भी चेतावनी दे दी। यानी आने वाले दिनों में जेलेंस्की की फौज का सामना एक बार फिर पुतिन की इस खूंखार आर्मी से होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के लिए नामित कर दिया। उनके नाम पर अब वर्ल्ड बैंक के बोर्ड के डायरेक्टरों की मोहर लगने का इंतजार है। लिहाजा अगर वर्ल्ड बैंक के बोर्ड के डायरेक्टर उनके नाम पर मोहर लगा देते हैं तो वो वर्ल्ड बैंक के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बन जाएंगे। इसी के साथ वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मल्पस की जगह लेंगे, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था। इधर संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन में स्थायी शांति पर मतदान से भारत दूर रहा। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव यूक्रेन का समर्थन करने वाले देश लाए थे, जिस पर वोटिंग हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन में स्थायी शांति पर लाए गए इस प्रस्ताव से भारत दूर रहा। उसने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत उन 32 देशों में शामिल है जिन्होंने प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला, जबकि प्रस्ताव के पक्ष में 141 और विरोध में 7 वोट पड़े। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने कुछ लीक दस्तावेज के आधार पर दावा किया कि पुतिन को उन्हीं की खुफिया एजेंसी FSB ने लंबे वक्त तक अंधेरे में रखा। इन दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि रूस की खुफिया एजेंसी ने पुतिन को सिर्फ 3 दिन के अंदर यूक्रेन युद्ध जीतने का भरोसा दिया था, लेकिन अपनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर भरोसा करके पुतिन धोखा खा गए। ब्रिटेन के मीडिया ने जिन दस्तावेज का हवाला दिया वो रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एक ईमेल से मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि FSB ने अपने ईमेल में पुतिन को कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो यूक्रेन के लाखों लोग रूस का साथ देंगे। इतना ही नहीं, ईमेल में यह भी कहा गया कि युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह छिड़ जाएगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन युद्ध के 1 साल बाद भी न तो वहां से विद्रोह की खबरें आई और न ही पुतिन की सेना यूक्रेन पर कब्जा कर पाई। उल्टा कई ऐसे इलाकों में रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा जिन पर युद्ध की शुरुआत में उसका कब्जा हो चुका था। ब्रिटेन के मीडिया ने लीक दस्तावेज के आधार पर दावा किया कि रूस ने यूक्रेन की ताकत को बहुत कम करके आंका और पुतिन को यह भी बताया गया था कि उनका दुश्मन बहुत कमजोर है। इसीलिए युद्ध की शुरुआत में रूस ने सोवियत दौर के हथियारों को मैदान में उतारा ताकि अपने आधुनिक हथियारों को बचा कर रखा जा सके। और अब युद्ध के 1 साल बाद ऐसी नौबत आ चुकी है कि रूस अपने परमाणु मिसाइलों के अलावा तमाम हथियार यूक्रेन के सैनिकों पर इस्तेमाल कर चुका है। रूस की खुफिया एजेंसी ने जिस विद्रोह का जिक्र अपनी ईमेल में किया था उसके ठीक उलट तस्वीरें भी यूक्रेन से सामने आई थी। यूक्रेन के कई लोग रूस के टैंकों के आगे डटकर खड़े हो गए थे। लेकिन इन सबके बावजूद रूस की खुफिया एजेंसी पुतिन को भरोसा दिलाती रही कि यूक्रेन को घुटनों पर लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ब्रिटेन के मीडिया का यह दावा भी है कि रूस के पास इस युद्ध में प्लान बी नहीं था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पुतिन का अपनी खुफिया एजेंसी पर भरोसा। हालांकि ब्रिटेन के मीडिया के दावे के तहत पुतिन का वही भरोसा उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। जिस युद्ध को 3 दिन में जीतने का ख्वाब पुतिन को दिखाया गया था उसको 1 साल बीत चुका है और अब तक पुतिन के हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद से ही पुतिन कीव पर हमले की योजना बना रहे थे। उसके लिए सही वक्त का इंतजार हो रहा था और खुफिया एजेंसियों को सटीक जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों में पुतिन का डर इस कदर बैठा हुआ था कि उन्होंने पुतिन को वही बताया जो वो सुनना चाहते थे। इसलिए पुतिन का 3 दिन में यूक्रेन जीतने का सपना ही रह गया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि जंग के 1 साल पूरा होते ही यूक्रेन को खतरनाक F-16 फाइटर जेट पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई। खबर के मुताबिक F-16 बनाने वाली अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस लड़ाकू विमान का उत्पादन बढ़ाने जा रही है।
ताकि जैसे ही इस फाइटर जेट को यूक्रेन पहुंचाने का रास्ता साफ हो, उसे बड़ी संख्या में ये लड़ाकू विमान मिल जाएं, क्योंकि अमेरिका के इस फाइटर जेट को दुनिया के घातक लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। आसमान में इसकी गरज से ही दुश्मनों में खलबली मच जाती है। F-16 का वार इतना सटीक होता है कि दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। इसी वजह से यूक्रेन लगातार अमेरिका से इस खतरनाक लड़ाकू विमान की मांग कर रहा है, क्योंकि वो भी ये मानता है कि एक बार अमेरिका का ये जांबाज जंग में उतर गया तो रूस के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। दावा है कि जल्द ही यूक्रेन को दर्जनों F-16 देने की तैयारी तेज हो गई है और इसके लिए इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ही रास्ता तलाश रही है, क्योंकि जेलेंस्की ने कई बार F-16 देने की गुहार लगाई, लेकिन अमेरिका ने अब तक इस पर हामी नहीं भरी है, जबकि वो जंग में पुतिन को बुरी तरह हारते देखना चाहता है। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो F-16 लड़ाकू विमान जंग में उतारकर रूस से सीधा टकराव मोल ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर अमेरिका को भी सीधे युद्ध में उतरना होगा, जिससे पूरी दुनिया के तबाही की आग में झुलसने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए जेलेंस्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे बाइडेन भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। खबर के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन यूक्रेन की मुसीबत कम करने के लिए F-16 जेट की थर्ड पार्टी ट्रांसफर की बात चला रही है। इस डील के तहत यूरोप के देश अपने पास मौजूद अमेरिका के F-16 जैसे लड़ाकू विमान यूक्रेन को ट्रांसफर करेंगे और फिर उनके पास जेट की जो कमी पैदा होगी उसे लॉकहीड मार्टिन F-16 देकर पूरा करेगी। और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन ने F-16 फाइटर जेट का उत्पादन बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली है, ताकि वो यूरोप के देशों को उसे भेज सके। यानी लॉकहीड मार्टिन ने यूक्रेन को F-16 से लैस करने का वो रास्ता तलाश लिया है जिससे रूस और अमेरिका में सीधा टकराव ना हो। और माना जा रहा है कि जल्द ही ये खतरनाक लड़ाकू विमान यूक्रेन के आसमान में गरजते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यूक्रेन को इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जंग का 1 साल पूरा होने के बाद पुतिन यूक्रेन पर हमलों को और तेज कर देंगे। खुद अमेरिका भी इस खतरे को अच्छी तरह समझता है। इसी वजह से उसने F-16 देने पर भले ही रोक लगा रखी है, लेकिन वो यूक्रेन को घातक हथियारों से लैस करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। अमेरिका ने $46 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 3,680 करोड़ रुपए के हथियारों की नई खेप यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। इस नई खेप में गोला बारूद, मिसाइल, टैंक और रेडार समेत कई उपकरण शामिल हैं। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान एक बार फिर बवाल हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने इस बारे में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है और सदन को भंग करने की मांग की है। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों को चुना जाना था, जिसकी वोटिंग के दौरान एक दिन पहले भी खूब झगड़ा हुआ। अगले दिन काउंटिंग के दौरान बवाल हो गया। एक पार्षद का वोट अमान्य करने पर बीजेपी पार्षद भड़क गए, उन्होंने मेयर के फैसले का विरोध किया, जिसकी वजह से काउंटिंग बीच में रोकनी पड़ी। बीजेपी मांग कर रही है कि वोटों की गिनती दोबारा की जाए, लेकिन मेयर ने कह दिया कि वो दोबारा काउंटिंग नहीं करेंगी, जिसकी वजह से दिल्ली नगर निगम का सदन एक बार फिर सियासी अखाड़ा बन गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान फिर हंगामा हो गया। इस बार बवाल वोटिंग के दौरान नहीं, बल्कि वोटों की गिनती के वक्त हुआ और पार्षद एक दूसरे से लड़ पड़े। ये झगड़ा ऐसा था जिसमें कोई मर्यादा नहीं थी। किसी पार्षद ने दूसरे पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया तो किसी ने किसी को धक्का देकर गिरा दिया। महिला पार्षदों ने तो एक दूसरे के बाल तक नोच डाले। और ये सब हुआ स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान। जैसे ही मेयर ने वोटों की गिनती शुरू की, बीजेपी पार्षद उनके पीछे आ गए, जिसके बाद शैली ओबरॉय सारे कागज लेकर जाने लगी, जिन्हें छीनने के चक्कर में मारपीट हो गई, जूते चप्पल चल गए और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक दिन पहले रात में वोटिंग के दौरान झगड़ा हुआ, जिसके बाद वोटिंग नहीं हो पाई और अगले दिन फिर से वोटिंग हुई। लेकिन इस बार बात एक पार्षद के गलत वोट देने पर बिगड़ गई, क्योंकि उसने बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस के हिसाब से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 1, 2, 2 लिख दिया था, जिसके बाद मेयर ने पार्षद के वोट को इनवैलिड माना, जिस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए। उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग करते हुए बवाल शुरू कर दिया, जबकि मेयर अपनी बात पर अड़ी रही और दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान एक बार फिर जूते चप्पल चलने लगे, जिसके बाद सदन में ऐसा झगड़ा शुरू हुआ जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दिल्ली के सिविक सेंटर पर अमित पांडे यहां मौजूद हैं हमारे साथ। अमित, तो अब क्या हो रहा है? देखिए, फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। तस्वीरें हैं, खाली सदन है और सारे पार्षद यहां पर चले गए थे और अभी फिर 27 तारीख को दोबारा सदन बैठेगा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। लेकिन 11 घंटे की आज जो किशोर कार्रवाई चली है, सारी चीजें यहां पर देखी और
हर चीज यहाँ पर, चाहे हिंसा हुई, चाहे शिकायत हुआ, नारेबाजी हुई, सब कुछ हुई, ड्रामा इसी सदन में यहाँ हुआ। फिलहाल जो सदन अभी यहाँ पर खाली दिख रहा है, बेहद हंगामेदार रहे पिछले 11 घंटे। 27 तारीख को भी अब इसी तरीके के हंगामे की उम्मीद है। शुक्रिया अमिताभ का। उधर पुतिन की सेना ने 1 साल के अंदर यूक्रेन में डोनेस्क प्रांत के मारियंका शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। यूक्रेन के इस शहर पर पिछले साल अप्रैल में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए थे और डोनेस्क के कई शहरों की तरह मारियंका पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन यूक्रेन ने 4 महीनों के अंदर ही रूस की फौज को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इस 1 साल में रूसी सेना के हमलों में मारियंका शहर का हुलिया पूरी तरह बदल गया। जहां कभी सुंदर और आलीशान इमारतें हुआ करती थी, वो शहर खंडहर जैसा दिखा। मारियंका में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची जिसे नुकसान न पहुंचा हो। रूसी फौज के हमले में इस शहर ने जैसे सांस लेनी ही छोड़ दी। जिस शहर में लोग अपने परिवार के साथ कभी घूमने फिरने निकलते थे, वहां रूस के टैंक घूमते नजर आए और जगह जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। इमारतें तो इमारतें, रूस की गोलीबारी में बड़े बड़े पेड़ भी माचिस की तीलियों जैसे दिखने लगे। इस बीच रूस ने संकेत दिया कि वो मोल्दोवा में रूस का समर्थन करने वाले लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो उस पर हमला करेगा, जिसका रूस के रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया, जिसे सुनकर केवल यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप की रूह कांप जाएगी, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने संकेत दे दिया कि अब यूक्रेन ही नहीं, उसके दोस्तों पर भी हमला होगा, जिसकी शुरुआत मोल्दोवा से होगी, जो है तो छोटा सा लेकिन 3 तरफ से यूक्रेन से घिरा है और जंग के बाद उसकी मदद कर रहा है। यही नहीं, उसके एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस के समर्थन वाले संगठनों का कब्जा है, जिसकी वजह से रूस और मोल्दोवा में ठनी रहती है। और इसी वजह से यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही मोल्दोवा का नाम बार बार उछला। ये तक अटकलें लगी कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट मोल्दोवा होगा, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया पर वैसे ही रूस के लोगों का अधिकार है, जिनके जरिए वह मोल्दोवा की सरकार की नींद उड़ा सकता है। यही वजह रही कि यूक्रेन की रूस पर हमले की धमकी आते ही रूस ने फट से मोल्दोवा का नाम लिया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि यूक्रेन हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में रूस के पास ट्रांसनिस्ट्रिया में उसका समर्थन करने वाले लोगों की रक्षा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता। मतलब रूस ने कह दिया कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो पुतिन उंगली टेढ़ी कर देंगे और मोल्दोवा के रास्ते यूक्रेन को सबक सिखाएंगे, क्योंकि रूस का सालों से ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए यूक्रेन को घेरने का प्लान है, जिसके लिए रूस दक्षिणी यूक्रेन से मॉस्को तक एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जो ट्रांसनिस्ट्रिया से गुजरेगा। रूस का इस रास्ते पर 200 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जिसके बनते ही रूस बेधड़क होकर यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों जगह एंट्री कर सकता है। और इसी बात का डर मोल्दोवा को पिछले 1 साल से सता रहा है, जिसे पुतिन सच करने के मूड में है। यही नहीं, पुतिन के तेवर से साफ है कि यूक्रेन का साथ देने वाले यूरोप के हर देश का वो बुरा हश्र करने वाले हैं। वैसे भी पिछले 1 साल में रूस ने किसी न किसी रास्ते से यूरोप के ज्यादातर देशों को परेशान तो कर ही दिया है। उधर रूस से युद्ध के 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में बड़ा सैन्य अभ्यास किया और यूक्रेन के हौसले अब भी पस्त नहीं हुए, ये संदेश देने के लिए सैन्य अभ्यास का वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के जवान टैंकों के साथ लड़ाई के मोर्चे से थोड़ी दूरी पर अभ्यास करते दिखे। इस सैन्य अभ्यास में सोवियत जमाने के T-72 टैंकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे गोले भी बरसाए गए और टैंकों की मदद से पैदल जवानों को दुश्मन तक पहुंचाने का अभ्यास भी किया गया, जहां पैदल सेना ने दुश्मन के बिल्कुल करीब जाकर जवाबी फायरिंग भी की। यूक्रेन की सेना के मुताबिक इस ट्रेनिंग का मकसद अलग अलग यूनिट के बीच बेहतर तालमेल बिठाना था। इधर रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को चैलेंजर टैंक देने से पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को टैंक चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी। ब्रिटेन की ओर से उस ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ब्रिटेन के डॉर्सेट मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में यूक्रेन के सैनिक दिखे, जहां उन्हें सिखाया गया कि दुनिया के आधुनिक टैंकों में शामिल चैलेंजर टैंक को कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो में उबड़ खाबड़ और कीचड़ वाले रास्तों पर यूक्रेनी सैनिक चैलेंजर टैंक दौड़ाते दिखे। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को टैंक, आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइल देने का वादा किया था। उसी वादे के तहत ब्रिटेन यूक्रेन को 14 चैलेंजर टैंक देने वाला है, जिसकी ट्रेनिंग यूक्रेनी सेना को दी गई। इस बीच खबर है कि रूस को भ्रम में डालने के लिए यूक्रेन ने एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया जिससे न सिर्फ यूक्रेन अपने हथियारों को सुरक्षित रख पा रहा है, बल्कि रूस के हथियारों को लगातार बर्बाद करने का दावा भी कर रहा है। और इस प्लान में उसका सबसे बड़ा मददगार बना चेक रिपब्लिक। बताया जा रहा है कि रूस की सेना को भ्रम में डालने के लिए जंग के मैदान में रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स के डमी उतार दिए हैं, जो कि उसे चेक रिपब्लिक की तरफ से दिए जा रहे हैं। नकली हाइमार्स को कपड़े से बनाया गया और उनमें गुब्बारों की तरह हवा भरी जाती है, जो हवा भरते ही एकदम असली हाइमार्स जैसे दिखते हैं। और जब रूस की तरफ से हमला बोला जाता है तो यूक्रेन को हाइमार्स का नुकसान नहीं होता। हाइमार्स ही वो हथियार हैं जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए थे और वो हारती हुई बाजी को रूस से जीत गया था।
लेकिन नकली हाइमार्स की युद्ध के मैदान में तैनाती से हो यह रहा है कि असली हाइमार्स समझकर रूसी सेना उन पर हमला बोलती है और अपने हथियारों को बेकार कर बैठती है। ऐसे में यूक्रेन को दुगना फायदा हो रहा है। पहला यह कि उसके पास मौजूद हाइमार्स जस के तस बने हुए हैं और वो जहां चाह रहा है वहां उनका इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा ये कि पुतिन की सेना नकली हाइमार्स पर हमला कर अपनी हजारों डॉलर की मिसाइलों और दूसरे हथियारों को खोती जा रही है। उधर खबर है कि फिनलैंड को स्वीडन से मिलने वाली नई मिसाइलों से परमाणु जंग का खतरा बन गया, क्योंकि फिनलैंड यूक्रेन की तरह नेटो में शामिल होना चाहता है, जिस वजह से उस पर रूसी हमले का खतरा मंडराने लगा। और माना जा रहा है कि इस बार अगर रूस ने किसी देश पर हमला बोला तो वो कोई छोटा मोटा हमला नहीं होगा, बल्कि पुतिन अपने दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। यही वजह रही कि फिनलैंड ने स्वीडन से एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन खरीदने की डील की। ये जानकारी फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई और बताया गया कि उसने स्वीडन से $29 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 323 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिसके तहत उसे स्वीडन से एनलॉ एंटी टैंक मिसाइलें मिलेंगी। खबर है कि फिनलैंड परेशान इसलिए है क्योंकि उसकी सीमा रूस से लगी हुई है और जिस तेजी से यूक्रेन रूस युद्ध में तबाही की तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं, वो उसके लिए चिंता की बात है। यही वजह है कि फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का आवेदन दिया है। फिनलैंड इन दिनों रूस से निपटने के लिए हर वो कदम उठा रहा है जो उसकी सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी कड़ी में इन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एनलॉ एक छोटी और हल्की मिसाइल है। केवल 12.5 किलो की इस मिसाइल को फौजी कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। दुश्मन के टैंक उड़ाने में यह हथियार बेजोड़ माना जाता है। इधर बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने अवैध शराब की बोतलों से भरी एक कार को जब्त कर लिया, जिसमें उन्होंने 161 लीटर विदेशी शराब बरामद की, जिसे कार की डिक्की में भरकर उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। पुलिस ने शराब की इस खेप को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बरामद किया। हालांकि इस दौरान गाड़ी में बैठा शराब तस्करी का आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। उधर गुजरात के भावनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका हो गया और धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। केमिकल प्लांट में हुए जोरदार धमाके की चपेट में आने से वहां काम कर रहे 10 मजदूर भी घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ दिया। वहां रूस और यूक्रेन युद्ध पर स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल सभी देशों ने इस पर बात की कि यूक्रेन में शांति कैसे कायम की जा सकती है। लेकिन पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने बैठक में कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। अब जिक्र जम्मू कश्मीर का हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को इस सेशन के दौरान खूब लताड़ा। वहां मौजूद भारत के राजनयिक प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान के इस उकसावे को गलत जगह की गई बात करार दिया। India chooses this time not to respond to Pakistan's mischievous provocations. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक प्रतीक माथुर ने कहा कि शांति के रास्ते पर चलकर ही संघर्ष के हालात से निपटा जा सकता है। और इस तरह प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। स्पेशल सेशन के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान को अपने गिरबा में झांकने की नसीहत दी गई और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतीक माथुर ने साफ कहा कि पाकिस्तान आज भी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है। मतलब ये कि पाकिस्तान आतंकियों को अपनी जमीन पर शरण देता है। As a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. भारतीय राजनयिक प्रतीक माथुर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। उधर खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। मतलब आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान का सफेद झूठ एक बार फिर पकड़ा गया, क्योंकि मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पर पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये झूठ बोलता रहा है कि वो लाहौर की जेल में बंद है। लेकिन हकीकत यह है कि यह आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। मतलब ये कि हाफिज सईद सिर्फ कहने के लिए लाहौर की जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि वो जब चाहता है तब अपनी मर्जी से पाकिस्तान के किसी भी प्रांत और हिस्से में बिना रोक टोक के घूमता है। पाकिस्तान के मीडिया ने हाफिज सईद के सहयोगी बिस्मिल्लाह भट्ट के हवाले से यह दावा किया। उसने ये भी बताया कि पिछले साल पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी तो उस समय हाफिज सईद ने सिंध प्रांत का दौरा किया था। जबकि पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद लाहौर की जेल में बंद है, लेकिन उसके करीबी बिस्मिल्लाह भट्ट का दावा है कि हाफिज सईद ने पिछले साल सिंध प्रांत में अपने रिश्तेदारों के साथ ईद भी मनाई थी और वो वहां कई दिनों तक रुका भी था। यानी हाफिज सईद के सहयोगी के इस दावे ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर दिया। बिस्मिल्लाह भट्ट का दावा है कि हाफिज सईद के साथ लश्कर के कई बड़े आतंकियों ने भी ईद मनाई थी। लोगों को गोश्त के साथ पैसे भी बांटे गए थे। मतलब भारत का ये मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहा है और शहबाज शरीफ की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वही हाफिज सईद है जिसने 2008 में मुंबई के 26/11 हमले की साजिश रची थी। उस हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था।
लेकिन पाकिस्तान ने हाफिज सईद को सौंपने से साफ इनकार कर दिया था। 3 दिन पहले ही आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन भी रावलपिंडी में नजर आ चुका है, जबकि पाकिस्तान ये झूठ बोलता रहा कि उसने सैयद सलाउद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी है। लेकिन उसकी पोल तब खुल गई जब रावलपिंडी में सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर के जनाजे में शामिल हुआ। बशीर अहमद सैयद सलाउद्दीन का करीबी था, जिसकी 20 फरवरी को रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही नहीं, आतंकी के जनाजे में शामिल होने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया ने वहां भाषण भी दिया था, जिससे पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई थी। और अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के वहां खुलेआम घूमने से पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के मुद्दे पर बेनकाब हो गया। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने पेशावर में जेल भरो आंदोलन के दौरान जमकर बवाल किया। इमरान खान के मुताबिक बढ़ती महंगाई, मानवाधिकार उल्लंघन और IMF से कर्ज न मिलने समेत कई दूसरे मुद्दों पर 8 दिनों तक चलने वाला यह आंदोलन किया जा रहा है। यही वजह रही कि इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हजारों कार्यकर्ता पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर के बाद पेशावर की सड़कों पर उतर आए और वहां की सेंट्रल जेल की दीवारों को फांदकर दूसरी तरफ जाने के लिए पाकिस्तान की पुलिस से भिड़ गए। वहां हालात इस कदर बिगड़े दिखे कि इमरान खान के समर्थक जेल की दीवारों पर लगाए गए कटीले तारों से भी नहीं घबराए और उन्हें लांघकर जेल के अंदर जाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोकती नजर आई। PTI कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस से भिड़ गए, क्योंकि इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों से बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने की अपील की थी। हालांकि जब लाख समझाने के बाद भी इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और फेंसिंग को पार कर जेल के अंदर जाने पर अड़े इमरान के समर्थकों पर बंदूकें तान दी। लेकिन इसका भी PTI के कार्यकर्ताओं पर कोई असर होता नहीं दिखा और कई कार्यकर्ता जबरन दीवार फांदकर जेल के अंदर घुस गए। इससे पहले इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सेंट्रल जेल की तरफ कूच करते नजर आए। इस दौरान वहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री परवेज खट्टक भी दिखाई दिए। उधर मरियम नवाज ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजों को मंच से ही धमकी दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इमरान खान का समर्थन करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए वहां की सुप्रीम कोर्ट के जज ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज, वहां के पूर्व चीफ जस्टिस और ISI के पूर्व चीफ की तस्वीरें दिखाते हुए उन पर जमकर हमला बोला। मरियम नवाज ने पाकिस्तान के सरगोधा शहर की एक रैली के मंच से ही एक और बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने मंच से ही तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि 2017 में उनके पिता नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्हीं लोगों ने साजिश रची थी, जिसका पर्दाफाश वो पाकिस्तान की जनता के सामने करती रहेंगी। इसके साथ ही मरियम नवाज ने वहां के चीफ जस्टिस पर भी उंगली उठा दी और उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अदा बंदियाल कोर्ट का काम करने के बजाय दूसरे काम कर रहे हैं। मरियम के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अदा बंदियाल सरकार, चुनाव आयोग और राज्यपालों की जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान पर भी निशाना साधा। उनका दावा है कि सेना ने इमरान खान को छोड़ दिया तो अब वो न्यायपालिका के जरिए सत्ता में आना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान ने पलटवार किया कि मरियम नवाज चुनावों से बचने के लिए जजों पर वार कर रही हैं। इधर हरियाणा के यमुनानगर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहां हुई ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग बेझिझक हवा में गोलियां दागते हुए नजर आए। शादी समारोह में जिस वक्त वो लोग फायरिंग कर रहे थे, वहां कई लोग मौजूद थे। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की और बेधड़क फायरिंग करते रहे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े एक आरोपी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। प्रशासन ने उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और उसकी 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया, जिसे आरोप है कि उसने अवैध कमाई से बनाया था। 17 अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब के कारोबार में सिर्फ वही नहीं जुड़ा था, बल्कि उसका बेटा और पत्नी भी उसके साथ कारोबार में शामिल थे। इस बीच पाकिस्तान के कई बार गुहार लगाने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तोरखम बॉर्डर को खोल दिया। इससे पहले तालिबान सरकार ने दोनों देशों के बीच इस अहम बॉर्डर को बंद कर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में पहले से ही खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। ऐसे में अफगानिस्तान से भेजे जाने वाले अनाज को तोरखम बॉर्डर पर रोककर तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी थी। तालिबान के इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमा पर 6000 से ज्यादा ट्रक पिछले 5 दिनों से फंसे हुए थे, जिसकी वजह से ट्रकों में रखी गई चीजें खराब होने लगी थी, जिन्हें अगर जल्द पाकिस्तान नहीं पहुंचाया जाता तो वहां हालात पूरी तरह बिगड़ जाते। जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तालिबान से तोरखम बॉर्डर को खोलने की कई बार अपील की,
जिसे अफगानिस्तान ने बंद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर आरोप लगाया था कि वो इस बॉर्डर के जरिए आतंकियों को भी भेज रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने इलाज के लिए आने वाले अफगानिस्तान के नागरिकों पर भी रोक लगा दी थी, जिस पर तालिबान भड़क गए और उन्होंने इस बॉर्डर को ही सील कर दिया था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अहम व्यापारिक सीमा है। वहां से पाकिस्तान मध्य एशिया के देशों तक कारोबार करता है, लेकिन बॉर्डर बंद होने से कंगाल हो चुके पाकिस्तान का कारोबार ठप पड़ गया, जिससे शहबाज शरीफ सरकार की परेशानी और बढ़ गई। हालांकि कई बार गुहार लगाने के बाद आखिरकार तालिबान मान गए और उन्होंने तोरखम बॉर्डर को खोलकर पाकिस्तान को बड़ी राहत दे दी। उधर उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब एक तेल की पाइपलाइन में जोरदार धमाका हो गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। वहां जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिसका धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस बीच दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए भारत ने अपनी ताकतवर पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी को इंडोनेशिया में तैनात कर दिया। दावा किया जा रहा है कि भारत के इस कदम से शी जिनपिंग तिलमिला गए, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और उसे यह कतई मंजूर नहीं है कि समंदर के उस हिस्से में कोई दूसरा देश दखल दे। जबकि आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में शामिल देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा करते हैं। इसी वजह से चीन के साथ इनका विवाद चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपना दबदबा बनाने के लिए चीन ने समंदर के उन इलाकों में कई कृत्रिम द्वीप भी बना लिए हैं, जहां उसने अपनी नौसेना भी तैनात कर रखी है। इसी बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार अपनी पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी इंडोनेशिया भेजी है, ताकि दक्षिण चीन सागर में चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में आसियान देशों की मदद की जा सके। 3000 टन वजनी INS सिंधुकेसरी 2 दिन पहले 22 फरवरी को जकार्ता पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी दूरी पर भारत ने किसी पनडुब्बी को तैनात किया है। इंडोनेशिया के तट पर INS सिंधुकेसरी की तैनाती ऐसे समय में हुई जब बीते हफ्ते ही फिलीपींस के 21 मरीन जवानों ने ब्रह्मोस मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग पूरी की है। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर की सेना के साथ भी अग्नि वॉरियर नाम से युद्धाभ्यास किया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ भी भारत मिलिट्री ड्रिल कर चुका है। इससे साफ है कि भारत आसियान देशों की मदद कर रहा है ताकि चीन को समंदर में हर मोर्चे पर जवाब दिया जा सके। इधर झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने रैपिड एक्शन टीम का गठन कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी वहां मुर्गे की मंडियों पर नजर बनाए रखने की होगी, ताकि वहां और आसपास के जिलों में बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। बोकारो में जिस पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, रैपिड एक्शन टीम ने एहतियातन वहां के तकरीबन 902 मुर्गों को मारकर दफना दिया। इसके अलावा वहां से 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली मुर्गे की मंडियों और पोल्ट्री फार्मों पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है। उधर चीन ने यूक्रेन जंग पर ऐसा प्रस्ताव दिया कि रूस चौंक गया, क्योंकि प्रस्ताव में चीन ने रूस और यूक्रेन को बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी। उसने जंग रोकने के लिए 12 पॉइंट का एक प्रस्ताव बनाया, जिसमें उसने रूस और यूक्रेन को सीज फायर की सलाह दी और रूस से कहा कि दुश्मनी छोड़कर शांति वार्ता शुरू कर दी जाए। इस मामले पर चीन के मीडिया में वहां के विदेश मंत्री का एक ऑडियो खूब चला। 启动和谈，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。 चीन ने रूस यूक्रेन जंग पर जो प्रस्ताव दिया उसमें 12 पॉइंट है, जिनमें शांति वार्ता शुरू करना, दुश्मनी छोड़ना और न्यूक्लियर पावर सेंटर की रक्षा करना शामिल है। मतलब जिस चीन को पुतिन अपना सबसे करीबी मान रहे थे और बाइडेन भी उससे इसी वजह से नाराज थे, उसने अचानक पुतिन को धोखा दे दिया, क्योंकि अब तक उसने खुलकर कभी नहीं कहा कि रूस और यूक्रेन जंग रोककर बातचीत करें। इस बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और इसकी जरूरत तब पड़ी जब विमान का पिछला हिस्सा उड़ान भरने के दौरान रनवे से टकरा गया। एयर इंडिया का यह प्लेन केरल के कोझिकोड से सऊदी अरब के दम्माम जा रहा था, लेकिन हादसे के बाद विमान को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में कुल 168 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित नीचे उतार दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के सतना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक टोल प्लाजा से टकराता नजर आया। हादसे का शिकार हुआ ट्रक सिलेंडरों से भरा था और यह ट्रक रीवा से सतना की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही यह ट्रक नेशनल हाईवे 39 के एक टोल प्लाजा के पास पहुंचा, तेज रफ्तार की वजह से वो पलट गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि ट्रक तेजी से फिसलते हुए टोल प्लाजा पर बने एक केबिन से जा टकराया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद चेहरे का मांस धीरे धीरे गलने लगता है, जिससे लोगों की शक्ल ज़ॉम्बी जैसी दिखने लगती है। मांस गलने की वजह से चेहरे पर हड्डियां उभर आती हैं। मतलब ये कि ज़ाइलाज़ीन नाम की ये दवा लोगों को ज़ॉम्बी जैसा बना रही है। बताया गया कि सबसे पहले ये दवा फिलाडेल्फिया में मिली थी,
इसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस से होते हुए कई दूसरे शहरों और राज्यों में पहुंच गई। नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने की वजह से इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब इस दवा की वजह से लोग ज़ॉम्बी जैसे बनने लगे, जिससे वहां के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग इस दवा से बीमार हुए लोगों की देखरेख और इलाज में जुटा है। इधर राज्यसभा सांसद और उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर 24 घंटे के अंदर दूसरी बार एफआईआर दर्ज करवाई गई। संजय राउत पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को बदनाम करने का आरोप लगाया गया और महाराष्ट्र के बीड में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक दिन पहले राउत के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में मामला दर्ज करवाया गया था। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दी, जिसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर राउत पर 2 मामले दर्ज करवाए गए। उधर बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे बिहार पहुंचेंगे, इसीलिए वहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। पटना और बेतिया समेत बगहा पुलिस के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वहां अमित शाह के हेलीपैड के आसपास मजबूत बैरिकेडिंग की जाए, साथ ही कार्यक्रम वाली जगह तक चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि ये तूफान अमेरिका के इन राज्यों को बर्बाद कर सकता है। इन राज्यों में कैलिफोर्निया, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और न्यू हैम्पशायर जैसे 29 राज्य शामिल हैं। आने वाले कुछ घंटे अमेरिका के लॉस एंजलिस पर सबसे ज्यादा भारी हो सकते हैं, क्योंकि वहां 1989 के बाद पहली बार खतरनाक बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया। लॉस एंजलिस में अगले 24 घंटे में इतनी बर्फबारी हो सकती है कि लोग घरों में बंद हो जाएंगे। अगर कोई घर से निकल गया तो वो रास्ते में फंस सकता है। यही नहीं, ठंड इस हद तक बढ़ सकती है कि बाहर निकलने वालों की जान भी जा सकती है, क्योंकि तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अमेरिका पर ऐसी मुसीबत इसलिए आई क्योंकि एक बेहद ताकतवर बर्फीला तूफान अमेरिका से टकराया है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से अमेरिका के अलग अलग इलाकों की ओर बढ़ रहा है। और यह बर्फीला तूफान जहां से भी गुजरता है वहां सब ठंडा हो जाता है, लोगों का खून जमने लगता है, सड़क पर मौत की मोटी सफेद चादर बिछ जाती है, जो कहने को तो बर्फ है, लेकिन हकीकत में ये जीते जागते इंसान को मारने के लिए काफी है। क्योंकि अमेरिका में इस बार मामूली बर्फबारी नहीं हो रही, बल्कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, जिससे धीरे धीरे अमेरिका के आधे से ज्यादा राज्यों में लोग घरों में बंद हो जाएंगे। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि इस तूफान की वजह से कई इलाकों में कई फीट तक बर्फ जम जाएगी, जो अगले कुछ घंटों तक नहीं बल्कि कई दिनों तक नहीं पिघलेगी। मिनेसोटा में तो ऐसी तस्वीरें आनी शुरू भी हो गई, जहां कई फीट मोटी बर्फ की चादर ने सड़क पर ऐसा डेरा जमाया मानो वो कभी पिघलेगी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि लोग जान पर खेलकर बर्फीले तूफान के बीच इस चादर को काटते नजर आए। तूफान में फंसी एक गाड़ी को जैसे तैसे निकाला गया, लेकिन फिलहाल अमेरिका के 29 राज्यों में रहने वाले करीब 7.5 करोड़ लोगों की इस मुसीबत का हल निकलता नजर नहीं आ रहा और आने वाले समय में खतरा घटने का नहीं बल्कि बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में कई दिनों तक बर्फबारी होगी और 3 से 5 फीट मोटी बर्फ की चादर जम जाएगी, जो अगले कुछ दिनों तक नहीं पिघलेगी, क्योंकि बर्फबारी रुकने के बावजूद पारा गिरता रहेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह होगी प्रशांत महासागर की ओर से चलने वाली तेज ठंडी हवाएं, जिनसे पारा भी गिरेगा और समंदर में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें भी उठेंगी। नौबत यह आ चुकी है कि कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, रेगन, निवाडा, मिशिगन और न्यू हैम्पशायर में रहने वाले करीब 9 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। इसके अलावा पूरे अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 1300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और सड़क पर चलने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया, खासकर ड्राइवरों को, जिन्हें कह दिया गया कि अगर वो सड़क पर निकलें तो अपने जोखिम पर निकलें, क्योंकि सड़कों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ उनका रास्ता रोक देगी और वो कई दिनों तक फंसे रह जाएंगे। अमेरिका के कई शहरों में इस बार ऐसी बर्फ गिर रही है जैसी पिछले कई साल में नहीं गिरी होगी। सैन फ्रांसिस्को में जमी ये बर्फ इसका जीता जागता सबूत है, जहां के लोगों ने पिछले कई सालों में ऐसी बर्फबारी नहीं देखी थी। कुछ ऐसा ही हाल लॉस एंजलिस का भी है, जहां बर्फीला तूफान दिन रात कहर ढा रहा है और धीरे धीरे पूरे के पूरे लॉस एंजलिस को जमाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहां पिछले कई घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 24 घंटों में बर्फीला तूफान पूरे लॉस एंजलिस को सफेद कर देगा, जिससे लोग घरों में कैद हो जाएंगे। तूफान की ये दहशत लोगों के चेहरों पर साफ नजर आई। This is the first time I've seen snow like this, like coming down like this hard. यानी यूक्रेन जंग में उलझे बाइडेन के लिए पुतिन नहीं, मौसम चुनौती खड़ी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के करोड़ों लोगों की मौत के बारे में पुतिन ने अब तक नहीं सोचा होगा, लेकिन बर्फीला तूफान अमेरिका के करोड़ों लोगों की जान आफत में डालने के लिए तैयार है
और बिना रुके करोड़ों अमेरिकियों को जमाने के लिए आसमान से हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिका में एक दवा की वजह से लोगों में दहशत मच गई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उस दवा को खाने के बाद इंसान ज़ॉम्बी जैसा बन रहा है। वो दवा इतनी खतरनाक है, उसके असर से लोगों का चेहरा तक सड़ने लग गया है और वो ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लग रहे हैं। लोगों को ज़ॉम्बी बनाने वाली उस दवा का नाम ज़ैलेज़ीन है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा को खाने के बाद इंसान ज़ॉम्बी बन रहे हैं, या यूं कहें कि इंसान जीते जागते शव में बदल रहे हैं, जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं और लोगों पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह उन्हें मारा नहीं जा सकता। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग भी इस दवा को खा रहे हैं वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगे हैं। इसी वजह से ज़ैलेज़ीन नाम की इस दवा को ज़ॉम्बी बनाने वाली दवा कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसे खाने के बाद लोगों का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगता है, जबकि कई लोगों के शरीर पर इस दवा की वजह से गहरे घाव बन रहे हैं, जिनका इलाज न होने पर उस अंग को काटना तक पड़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस दवा का इस्तेमाल जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब अमेरिका में लोग इसका इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि ज़ैलेज़ीन दवा बेहद ताकतवर और प्रभावशाली है। इसके असर से लोग पहले धीरे धीरे बेसुध होते हैं और फिर उनकी सांसें फूलने लगती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ समय बाद इसे खाने वाला धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है। दूसरे प्रकार के जो नशे के पदार्थ हैं उनकी आदत हो तो उसके लिए लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जो लोग इस दवा को ले रहे हैं उनमें कुछ समय बाद अजीब तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहले तो शरीर पर जख्म उभरते हैं और कुछ समय बाद शरीर का वो हिस्सा सड़ने लगता है, जिसके बाद मरीज की जान बचाने के लिए शरीर के उस अंग को काटना तक पड़ता है। जबकि कुछ लोगों पर इसका असर इससे भी भयानक हो रहा है। इस खतरनाक दवा का इस्तेमाल करने के बाद कई लोगों का चेहरा तक बिगड़ चुका है, क्योंकि इसके असर की वजह से चेहरे का मांस धीरे धीरे गलने लगता है, जिससे लोगों की शक्ल ज़ॉम्बी जैसी दिखने लगती है। मांस गलने की वजह से चेहरे पर उत्तर कोरिया की मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने एक साथ 4 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया। ऐसा करके उन्होंने एक बार फिर दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन उनके इसी कदम ने इस बात की आशंका भी बढ़ा दी कि उत्तर कोरिया भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और वहां भी जल्द ही भुखमरी और कंगाली का राज होने वाला है, जैसा कि इन दिनों पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जहां की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है, जहां खाने पीने की चीजों के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हैं और जहां बदहाली और महंगाई की वजह से गृह युद्ध छिड़ गया है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन भी अपने देश उत्तर कोरिया को पाकिस्तान जैसा बनाने पर तुले हैं। वो अपनी झूठी शान दिखाने के लिए ऐसे वक्त में मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहे हैं जब उनका देश भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है और वहां हालात ऐसे हो गए हैं जैसे पाकिस्तान में कुछ महीनों पहले थे। तब पाकिस्तान में महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब बात शहबाज शरीफ सरकार के हाथों से निकल गई। वहां का खजाना इतना खाली हो चुका है कि शहबाज शरीफ चाहकर भी अपनी जनता की मदद नहीं कर पाएंगे और माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी उन्हीं के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने बदहाल होते देश की तरफ से आंखें मूंद ली हैं और खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करके दुनिया को यह बताने में जुटे हैं कि उत्तर कोरिया एक बेहद शक्तिशाली देश है, जबकि वहां से आई कई खबरों ने किम की इस झूठी शान की पोल खोल कर रख दी। और कुछ रोज पहले आई एक ऐसी खबर के मुताबिक किम जोंग उन के देश में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की मीडिया ने दावा किया था कि वहां हालात इतने खराब हो गए कि सेना के राशन में भी कटौती करनी पड़ गई। यानी जिस सेना पर किम इतराते नहीं थकते, उसी सेना के जवानों की थाली से किम ने खाना ही छीन लिया। दक्षिण कोरिया की मीडिया के मुताबिक 2 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद ऐसा हुआ है जब उत्तर कोरिया ने अपने सैनिकों को दिए जाने वाले राशन में कटौती की हो, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि एक के बाद एक मिसाइलें दागने वाले उत्तर कोरिया की आर्थिक हालत बेहद खराब है। क्योंकि सिर्फ सेना ही नहीं, वहाँ के लोग भी अब दाने दाने को तरस रहे हैं। वहाँ फसल चौपट होने के बाद चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। मजबूरी में किम की जनता मकई खाकर काम चला रही है, लेकिन लगता है कि किम जोंग उन को अपनी जनता और सेना की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी फिक्र करने के बजाय किम ने एक बार फिर मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण कर दिया और दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी दिखाने के लिए एक के बाद एक 4 मिसाइलें दाग दी। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक इन 4 मिसाइलों को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से छोड़ा गया, जिसके बाद इन सभी मिसाइलों ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया। खबर के मुताबिक उत्तर कोरिया की इन क्रूज मिसाइलों ने करीब 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरी और बेहद ही सटीक तरीके से अपने निशाने को नेस्तनाबूद कर दिया। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि इस मिसाइल परीक्षण ने दिखा दिया कि उसकी सेना कितनी ताकतवर है और वो दक्षिण कोरिया समेत अपने सभी दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार है।
उधर दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि मिसाइल पर मिसाइल दागने में लगे किम जोंग उन के पास अपनी जनता का पेट भरने के लिए अनाज ही नहीं बचा है। यहां तक कि जो किम जोंग उन अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने की कसम खाए बैठे हैं, उन्होंने अपने सैनिकों के खाने पीने के पर ही लिमिट लगा दी। मतलब दावा किया गया कि किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में सारा पैसा अपने मिसाइल प्रोग्राम पर ही फूंक दिया। अब हाल यह है कि उत्तर कोरिया में खाने के लाले पड़ गए हैं और आम लोग तो छोड़िए, उत्तर कोरिया के सैनिकों की खुराक पर भी कैंची चला दी गई है। बताया गया कि ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि उत्तर कोरिया में फसल चौपट हो गई। हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया के लोग मकई अब ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसका एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि वहां सबसे ज्यादा खाया जाने वाला चावल महंगा हो रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के सतना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक टोल प्लाजा से टकराता नजर आया। हादसे का शिकार हुआ ट्रक सिलेंडरों से भरा था और यह ट्रक रीवा से सतना की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही यह ट्रक नेशनल हाईवे 39 के एक टोल प्लाजा के पास पहुंचा, तेज रफ्तार की वजह से वो पलट गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि ट्रक तेजी से फिसलते हुए टोल प्लाजा पर बने एक केबिन से जा टकराया और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि टोल प्लाजा पर बने केबिन के परखचे उड़ गए, जबकि हादसे में वहां का एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। बताया गया कि ट्रक का ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से वो रफ्तार पर काबू नहीं रख पाया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी गई। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेडी पटरी वालों को हटाने पर हंगामा हो गया। वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान रेडी पटरी वाले नगर निगम की टीम के साथ उलझ गए, जिसके बाद उन लोगों के बीच धक्का मुक्की और गाली गलौज शुरू हो गई। नगर निगम की टीम फुटपाथ पर रेडी पटरी वालों के किए गए कब्जे को हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान जैसे ही उन्होंने उनका सामान उठाना शुरू किया, वो लोग नगर निगम की टीम के साथ उलझ गए। उधर बिहार के हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बने मंदिर को हटाए जाने पर हंगामा हो गया। वहां अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। इस दौरान वहां रहने वाले लोगों ने उन्हें मंदिर के अंदर तक नहीं घुसने दिया। वो उनसे लगातार वापस जाने की मांग करते रहे। इसके बाद प्रशासन की टीम ने वहां से शिवलिंग को दूसरे मंदिर में स्थापित करने का फैसला लिया। तब कहीं जाकर उन लोगों का गुस्सा शांत हुआ और सरकारी जमीन पर बने मंदिर को हटाया जा सका। इस बीच यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों का दावा है कि रूस के पास ईरान के ड्रोन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जबकि पिछले साल दिसंबर में यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस को ईरान से 250 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन मिले थे। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन का कहना है कि पुतिन की फौज के पास ईरान का एक भी ड्रोन नहीं बचा। दावा है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जारी भीषण लड़ाई में रूसी सेना अपने सभी ड्रोन खो चुकी है। तबाह हो चुके उन ड्रोन में ज्यादातर ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन थे, जिनके दम पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। यही नहीं, पुतिन की सेना ने इस ड्रोन से सबसे खतरनाक हमला तब किया था जब क्राइमिया के कर्ज ब्रिज को निशाना बनाया गया था। तब कर्ज ब्रिज पर हमले से गुस्साए पुतिन ने एक साथ 100 जंगी ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर दाग दिए थे, जिससे वहां भयंकर तबाही मची थी। कहा जाता है कि इसी हमले के बाद पुतिन ने ईरान से इस ड्रोन की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर दी थी, ताकि उनकी सेना के बेड़े में शाहिद 136 ड्रोन का स्टॉक कभी खत्म न हो सके। हालांकि दावा किया गया कि जेलेंस्की की फौज ने बाद में अमेरिका और दूसरे देशों से मिली घातक मिसाइलों से इस ड्रोन की काट ढूंढ ली, जिसके बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में शाहिद 136 ड्रोन को चुन चुन कर तबाह कर दिया गया। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस इस जंग में अब तक 650 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि ईरान से उसने करीब 2000 ड्रोन की डील की थी। यूक्रेन के मुताबिक ईरान जल्द ही रूस को बचे हुए ड्रोन की सप्लाई करने वाला है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है कि उसने रूस को जंग शुरू होने के बाद अपने ड्रोन दिए। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक इमारत के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वहां निर्माण के दौरान उस इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में 7 लोग आ गए, जिनमें 5 की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताते हुए राहत और बचाव के लिए वहां फौरन एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम भेजने का भी निर्देश दे दिया। जिस इमारत का हिस्सा गिरा, वहां कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा था। उधर हरियाणा के भिवानी कांड के आरोपियों के समर्थन में महापंचायत के बाद अब उनके खिलाफ जयपुर में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें 15 मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और इस मामले के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी मांग कर दी। 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी ये हत्यारे गुंडे हैं, इनको सजा दी जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को भी खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने महापंचायत में साफ कर दिया कि अगर भिवानी कांड के सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे तो अगले चुनाव में मुस्लिम समुदाय गहलोत सरकार को सबक सिखाएगा। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उसका आर्थिक तबाही से बचना अब नामुमकिन हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि अगर IMF से उसे बेल आउट पैकेज मिल भी जाता है
तब भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकती। यानी हर हाल में पाकिस्तान का डूबना तय है। महंगाई हर दिन वहां एक नया रिकॉर्ड बना रही है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी भूख से बेहाल है। एक एक रोटी के लिए जंग छिड़ी हुई है। तेल, गैस, बिजली, अनाज तो छोड़िए, वहां के बच्चों को पीने के लिए दूध तक नसीब नहीं हो रहा। आटे की बोरियों के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर उतारू हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान अब उस जगह पर खड़ा हुआ है जहां से लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज से उसकी हालत सुधर जाएगी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि IMF का पैसा भी उसे दिवालिया होने से नहीं बचा पाएगा। मतलब पाकिस्तान की कहानी करीब करीब खत्म हो चुकी है। दुश्मन, माफ कीजिएगा, दशकों से में पहली बार पाकिस्तान इतनी खराब स्थिति में है। वहीं हालात श्रीलंका की तरह ही बिगड़ते जा रहे हैं और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने वाला है। जो बचा है उससे सिर्फ 3 हफ्तों का ही आयात किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को यह लगा था कि तब तक IMF से उसे बेल आउट पैकेज के तौर पर भारी भरकम रकम मिल जाएगी, मगर इस बार हालात ऐसे हैं जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान पर कुल 240 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ का कर्ज है, जो IMF से मिलने वाले फंड से काफी ज्यादा है। ऊपर से IMF ने यह शर्त रखी है कि उसके पैसे से वो दूसरे देशों का कर्ज नहीं चुकाएगा। मतलब पाकिस्तान चाहकर भी चीन और अपने दूसरे दोस्तों के पैसे नहीं लौटा सकता, जबकि चीन उससे लगातार पैसों की डिमांड कर रहा है। इधर सितंबर 2022 में आई बाढ़ और यूक्रेन जंग ने पाकिस्तान की गरीबी में आटा गीला करने का काम किया और नाक तक कर्ज के बोझ के नीचे दबे पाकिस्तान की मुसीबत तब और बढ़ गई जब IMF ने भी उसे तुरंत पैसा देने से साफ मना कर दिया। दावा किया जा रहा है कि IMF शहबाज शरीफ सरकार से सब्सिडी खत्म करने और नए टैक्स लगाने की मांग कर रहा है। वो ये भी चाहता है कि लोगों से बिजली के लिए सरचार्ज वसूला जाए, लेकिन शहबाज शरीफ IMF की इस मांग को मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त बाद पाकिस्तान में चुनाव होने हैं और ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि पाकिस्तान IMF की 90% शर्तों को मान चुका है। उन शर्तों में एक शर्त पेट्रोल और डीजल की कीमत को बढ़ाना भी था, जिसे कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने वहां के लोगों पर थोप दिया था। उधर अमेरिका में एक मिलिट्री बेस के ऊपर UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने की 56 साल पुरानी घटना की फिर से जांच की जा रही है। खबर है कि अमेरिकी जांच टीम ने वहां की वायुसेना के 2 पूर्व अधिकारियों से इस मामले में लंबी पूछताछ की, जिन्होंने आसमान में संदिग्ध चीज दिखने का दावा किया था। अमेरिकी वायुसेना के इन 2 पूर्व अधिकारियों के मुताबिक वो 24 मार्च 1967 को मोंटाना में तैनात थे, जब वायुसेना के बेस के ऊपर आसमान में अचानक उन्हें UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। उनका दावा है कि नारंगी रंग की उस संदिग्ध चीज के दिखते ही उस बेस पर मौजूद 10 परमाणु मिसाइलें डीएक्टिवेट हो गई थी, जिन्हें ठीक करने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया था। हालांकि उस वक्त अमेरिकी सेना ने इस मामले की जांच भी की थी, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया था कि अमेरिका की परमाणु मिसाइल में अचानक से कैसे खराबी आ गई थी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने इस मामले को दबा दिया था और खबर है कि उस वक्त वायुसेना के इन 2 अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वो इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसी ने 1940 के दशक में UFO दिखने की एक दूसरी घटना के सिलसिले में अब इन पूर्व अधिकारियों से फिर संपर्क किया और इसी के बाद 1967 वाली घटना की भी जांच दोबारा शुरू की गई, जिस पर इन दोनों पूर्व अधिकारियों ने खुशी जाहिर की। उनके मुताबिक उस वक्त किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंचा था। लेकिन खबर है कि अब अमेरिकी जांच एजेंसी उनके दावों को न सिर्फ गौर से सुन रही है, बल्कि उन दावों की जांच में भी जुटी है। हालांकि अमेरिका में लंबे वक्त से परमाणु मिसाइलों के डीएक्टिवेट होने की उस घटना की असली वजह सामने लाने की मांग की जा रही थी। इस बीच चीन ने गाजे बाजे के साथ अपने मंगल मिशन से जुड़े जिस रोवर को वहां भेजा था उसकी पोल खुल गई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया कि चीन का मार्स रोवर करीब 6 महीने से ठप पड़ा है। मतलब ये कि वो अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुआ है। ऐसे में वो मंगल पर रिसर्च क्या खाक करेगा। चीन का ये रोवर मई 2021 में मंगल पर लैंड हुआ था, लेकिन नासा ने पिछले साल 8 सितंबर से अभी 7 फरवरी तक जो तस्वीरें खींची उनमें चीन का रोवर नीले डॉट जैसा नजर आया। फोटो देखकर पता चला कि इतने महीनों में चीन का रोवर आगे ही नहीं बढ़ा है। ये रोवर सौर ऊर्जा से चलता है और मंगल पर ठंड की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई थी। दिसंबर में उसे फिर काम पर लगना था, लेकिन नासा ने दावा किया कि चीन के रोवर में कोई हरकत ही नहीं हो रही। अंतरिक्ष का बादशाह होने की होड़ में लगे चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, इसलिए अब उससे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा। उधर ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया के खुफिया संगठन ASIO ने वहां एक बड़े रूसी जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया है। दावा है कि रूस का ये जासूसी गिरोह ऑस्ट्रेलिया में बीते 18 महीने से काम कर रहा था।
मतलब ये कि करीब 1.5 साल से ऑस्ट्रेलिया में रूसी गिरोह पर जासूसी का आरोप लगा। इसका पर्दाफाश ऑस्ट्रेलिया के खुफिया संगठन ASIO ने किया। हालांकि ASIO के सेक्रेटरी जनरल ने जब इस बारे में बात की तो किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि एक बड़े जासूसी गिरोह का पता चला है जिसके काफी ज्यादा खतरनाक होने का दावा किया गया। उन्होंने ये जानकारी भी नहीं दी कि कितने लोग उस गिरोह का हिस्सा हैं, लेकिन इतना जरूर बताया कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया की बेहद संवेदनशील जानकारियों को जुटाने के मिशन पर काम कर रहे थे और इसके लिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि इशारों में ASIO के सेक्रेटरी जनरल ने यह बात कह दी कि उन लोगों को चुपचाप ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया था। उनकी इसी बात से इसका अंदाजा लगाया गया कि ये जासूसी गिरोह रूस का है, क्योंकि 6 महीने पहले रूस के ही कुछ जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया था, लेकिन उस वक्त उनके वीजा को रद्द नहीं किया गया था। इधर महाराष्ट्र के शिरडी में मराठी डांसर गौतमी पाटिल के एक कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कुछ दर्शकों की हरकत की वजह से गौतमी पाटिल ने कार्यक्रम बीच में रोक दिया और फिर वो खुद दर्शकों से शांति के साथ बैठने की अपील करने लगी, क्योंकि कार्यक्रम के शुरू होते ही कुछ दर्शकों ने नोट उड़ाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद गौतमी पाटिल डांस रोककर दर्शकों को समझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ, तो फिर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में गौतमी पाटिल को आयोजन वाली जगह से बाहर निकाल दिया और फिर लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद तो लोग इधर उधर भागने लगे और वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस बीच दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में पुलिस ने होली के नकली रंग बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। वहां से पुलिस ने पैकिंग करने वाली मशीनों को भी जब्त कर लिया, जिनकी मदद से लाखों का नकली गुलाल पैकेटों में भरकर बाजार में भेजने की तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने नकली गुलाल की इस फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। काफी बड़ा कारखाना यहाँ पे चल रहा था। हालांकि पुलिस की छापेमारी की जानकारी मिलते ही उसका मालिक वहां से फरार हो गया। उधर इराक ने फैसला किया कि वो ईरान से तेल और गैस की खरीदारी कम कर देगा, जिसके लिए उसने UAE और चीन से डील की, जिसके तहत वो इराक में 6 जगहों पर काम होगा और तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यानी इराक चाहता है कि तेल और गैस के लिए उसकी ईरान पर निर्भरता कम हो जाए। वैसे इराक में भी तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है और इस मामले में वो दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। इसके बावजूद वो ईरान से अपनी जरूरत का 40% तेल और गैस मंगवाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इराक में संसाधनों की कमी, क्योंकि इस वजह से वो अपना तेल और गैस इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अब इराक अपनी इस कमी को दूर करने वाला है, जिसके लिए उसने UAE और चीन से डील कर ली और ईरान के तेल का एक ग्राहक कम हो गया। ईरान पर वैसे कई प्रतिबंध हैं और वो कुछ ही देशों को अपना तेल बेच पाता है, जिनमें इराक भी शामिल है। लेकिन अब इराक भी ईरान से खरीदारी कम करने के मूड में है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने वैसे ही उसके हाथ बांध रखे हैं और अब इराक भी अपने पैसे बचाने के मूड में है, जिसके लिए उसने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें UAE और चीन उसकी मदद करेंगे। यानी हिजाब आंदोलन और इजराइल के हमलों से हाय तौबा मचाने वाले ईरान को इराक ने भी किनारे लगाना शुरू कर दिया। इस बीच चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने कबूल किया कि उसका चीन से मुकाबला मुश्किल है। ये कबूलनामा खुद अमेरिका की नौसेना के प्रमुख कार्लोस डेल टोरो ने किया, जिसमें उन्होंने माना कि अभी चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और चीन लगातार इसके विस्तार में भी जुटा है। इससे समुद्र में अमेरिका की बादशाहत के लिए चुनौती बढ़ गई है। अमेरिकी नौसेना प्रमुख ने और ज्यादा जहाजों की मांग की। अमेरिका के मुताबिक अभी युद्धपोत और पनडुब्बियों को मिलाकर अमेरिका के पास 300 जहाज हैं, जबकि चीन के पास कुल 340 जहाज हैं। और आशंका है कि चीन अगले कुछ सालों में 400 जहाज का बेड़ा बना सकता है। अमेरिकी नौसेना ने यह भी माना कि चीन के पास अमेरिका से ज्यादा कुल 13 शिपयार्ड हैं, जहां वो तेजी से युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने में जुटा है और अमेरिका के लिए चीन की इस क्षमता का मुकाबला करना भी मुश्किल है। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने सिख समुदाय की एक किसान सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि दूसरी पार्टियों ने सिर्फ बड़े बड़े नारे ही दिए, किसानों के लिए सिर्फ मोदी सरकार ने ही काम किया। JP नड्डा ने दावा किया कि केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना से 11 करोड़ किसानों को फायदा मिल रहा है, जिनमें राजस्थान के भी करीब 80 लाख किसान शामिल हैं। किसानों के साथ बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की SIT ने 3 आतंकियों के घरों को सील कर दिया, जिन पर अगस्त 2022 में पुलिस चौकी पर हमले का आरोप है। SIT ने इन आरोपियों के घरों और दुकान को सील कर दिया। आज उनका तीनों का घर और वो शॉप वो आज अटैच हुई है। तीनों आतंकवादियों का संबंध जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के आतंकी संगठन से बताया गया, जिस पर हाल ही में गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया था। इस बीच पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस थाने में हुए बवाल के बाद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत तूफान को जेल से रिहा कर दिया गया।
एक दिन पहले अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने पर तलवारें लेकर धावा बोल दिया था और लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग की थी, जिसके एक दिन बाद अजनाला कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत तूफान को जेल से रिहा कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ दर्ज केस को भी रद्द कर दिया। मेरा जथेदार भाई अमृतपाल सिंह जी वो सिख कौम के जरनैल आ। अमृतपाल सिंह और उसके कुछ साथियों पर आरोप था कि उन्होंने 17 फरवरी को एक शख्स के अपहरण के बाद मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच फंसे एक ट्रक को ट्रेन ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक बड़ा ट्रक रेलवे ट्रैक पर फंसा हुआ दिखा। असल में रेलवे ट्रैक सड़क के बीच बना था, जिसे पार करने के दौरान ट्रक फंस गया, लेकिन उसी समय तेज रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन आ गई और सामने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारते हुए उसी रफ्तार से आगे बढ़ गई। ट्रेन गुजरी तो ट्रक के परखचे उड़ चुके थे, बस उसका मलबा बचा था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ आम बजट पर संवाद किया। उन्होंने बताया कि इस साल का बजट भी कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है, जिसके तहत सरकार दाल और तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले कृषि क्षेत्र का बजट 25,000 करोड़ से कम था, जो आज कई गुना बढ़ चुका है। देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। इस दौरान उन्होंने देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की जमकर तारीफ भी की। इस बीच दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक आदमी की हत्या के बाद दहशत फैल गई। आरोप है कि पैसों के लेन देन को लेकर दो भाइयों ने मिलकर उस आदमी की हत्या कर दी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल आदमी को पास के अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी दोनों भाई उस आदमी से पैसे लेने आए थे, जिसको लेकर उनके बीच झड़प हो गई और फिर आरोपियों ने उसे चाकू मार दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कुछ देर बाद आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सांसदों को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। उन्होंने बिना किसी सांसद का नाम लिए सांसदों से तथ्यों के आधार पर बोलने की अपील की। ये बात उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कही। कोई मुकदमा नहीं कर सकता फौजदारी और दीवानी, तो हम लोगों का सदन में दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि जो कुछ हम सदन में बोलें जिम्मेदारी से बोलें, प्रामाणिक तरीके से बोलें। उधर दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में अचानक एक सड़क के नीचे की जमीन धंस गई और वहां लगी दो मोटरसाइकिलें भी गड्ढे में समा गई। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान के ठीक बगल में दो मोटरसाइकिल दिखी और उनके बीच में एक कुत्ता बैठा दिखा। अचानक जमीन धंस गई, कुत्ता गड्ढे में गिर गया और एक एक कर दोनों मोटरसाइकिलें भी। गौर से देखने पर पता चलेगा कि कुत्ते को हादसे से पहले कुछ एहसास तो हुआ था, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में वो गिर चुका था। जमीन धंसने से ये मकान भी खतरे में आ गया, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। आसपास के लोगों ने इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। करीब 8 या 9 महीने से देख रहा हूँ जल बोर्ड यहाँ कुछ ना कुछ कर रहा था। इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। शहर का हाल चाल पहले सा, शहर का हाल चाल पहले सा, ताजा ताजा ये साल पहले सा। 100 बात की एक बात कही सरवत ने, इंकलाब आया और गुजर भी गया, जिंदगी का सवाल पहले सा। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी अब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।